अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए 24,000 करोड़ जारी करने नीति आयोग की सिफारिश। मरकज ने 24 पैसे भी मंजूर नहीं किए, वजीर खजाना हरीश राव का बयान। वोटर्स को रिझाने अनोखी तरकीबें, पलवाई श्रवंती की हिमायत में मलुगू रुकने असेंबली सीतक्का का 10 बजाकर रक्स। कल रात गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश, कारवान मस्जिद बिलाल का एक मीनार शहीद। कांग्रेस कायद उस्मान अल हाजरी का दौरा। मैक्सिको में बंदूक बरदार की फायरिंग, 12 अफराद हलाक, एक माह के अंदर दूसरा वाकया। नीति आयोग ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए मरकजी हुकूमत से 24,000 करोड़ जारी करने की सिफारिश की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इसके लिए 24 पैसे भी जारी नहीं किए। ये बात वजीर खजाना हरीश राव ने अरकान असेंबली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताई। हरीश राव ने मरकजी वजीर अमित शाह और दीगर की जानिब से झूठे इल्ज़ामात और जुमलेबाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, रियासती बीजेपी कायदीन के मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास और किसानों की तरक्की से मुताल्लिक़ कई बार झूठे जुमले इस्तेमाल किए और करते रहते हैं। हरीश राव ने मरकज़ी वज़रा से सवाल किया कि वज़ीर आज़म जिस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वहाँ पर माहाना 3,000 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है? इसकी वजाहत करें। हरीश राव ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों को मेडिकल कॉलेजों के क़याम की मंजूरी दी, लेकिन तेलंगाना को एक भी कॉलेज की मंजूरी नहीं दी। रियासती वज़ीर हरीश राव ने दावा किया कि हल्का असेंबली मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे और रियासत की अवाम भारतीय झूठी पार्टी को शिकस्त देकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात की रायदही की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तमाम सियासी जमातों के सियासी कायदीन वादों से राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जज्बाती अंदाज है तो कहीं तफरीही प्रोग्रामों के ज़रिए राग़िब कर रहे हैं। TRS और अपोजिशन जमातें मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली सीतक्का कांग्रेस उम्मीदवार पुलवाई श्रवंती की हिमायत में मंगोड़ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस इंतखाबी मुहिम में रुकन असेंबली सीतक्का ने मुकामी फ़नकारों के साथ हिस्सा लिया, ड्रम्स बजाकर रक्स भी किया। इनके इस प्रोग्राम का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सीतक्का ने घर घर जाकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील की। पुलवाई श्रवंती ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने वालिद गोवर्धन रेड्डी को याद करते हुए इन्हें वोट देने की अपील की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 लाख सऊदी रियाल और भारी तिलाई जेवरात जब्त।
حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر کسٹم عہدیداروں نے ایک شخص کے پاس سے 1 لاکھ سعودی ریال کو ضبط کر لیا، جو 500 سعودی ریال کے 2000 نوٹوں کے بنڈل کو ایک کور میں رکھ کر شارجہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ اس شخص کی شناخت حیدرآباد کے یونس محمد کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ CISF کے عہدیداروں نے یونس محمد کو حراست میں لے لیا۔ ایک اور واقعے میں کسٹم کے عہدیداروں نے مصر کے ایک شہری کے پاس سے 802 گرام طلائی زیورات ضبط کر لیے، جو کویت سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد کے نظام سے متعلق درخواست ہائی کورٹ میں مسترد کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد کے نظام سے متعلق درخواست ہائی کورٹ میں مسترد ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اجل بھیان اور جسٹس بھاسکر ریڈی پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے سابقہ سیکریٹریٹ کمپلیکس کے احاطے میں واقع 2 مساجد کے نظام کے تعلق سے داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست آج مسترد کر دی ہے۔ قبل ازم ایڈوکیٹ جناب خواجہ اعجاز الدین نے مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست داخل کرتے ہوئے مسجد، دفاتر متمدی اور مسجد ہاشمی کے نظام کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ حکومت نے عدالت کو مطلع کیا کہ احاطے سیکریٹریٹ میں ایک مسجد کے ساتھ ایک مندر اور ایک چرچ کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے اور عمارت کی تقریباً نصف تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ حکومت کے تیقن کی بنیاد پر اسی طرح کی ایک درخواست مسترد کی جا چکی ہے۔ ڈویژن بینچ نے حکومت کے بیان کے بعد اعلان کیا کہ اس معاملے پر سماعت ختم کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے 40 سال کی تکمیل کے موقع پر شہر پیداپلی میں ایک عظیم الشان ضلعی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ مولانا عمران صفی امام و خطیب فاران مسجد کے اطلاع کے بموجب اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے 40 سال کی تکمیل کے موقع پر شہر پیداپلی میں ایک عظیم الشان ضلعی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایم بی گارڈن فنکشن ہال مغل پورہ پیداپلی میں ضلعی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صدر SIO تلنگانہ، حامد محمد خان صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، اقبال حسین سابقہ صدر SIO انڈیا ڈاکٹر خالد مبشر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ اتحاد، پیار و محبت کے پیغام کو عام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی فکر کریں۔ اس کانفرنس میں 800 سے زائد عوام نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ابرار یونٹ صدر SIO پیداپلی عبداللہ جاوید صدر جماعت اسلامی پیداپلی اور نصیر صدر SIO پیداپلی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جو 1982 میں فارم ہوئی تھی، اس سال اس کے 40 سال مکمل ہوئے ہیں اور اس 40 سالہ مائل سٹون کے موقع پر پورے ہندوستان میں مرکز کی طرف سے کاروان چل رہا تھا اور اسٹیٹ کا بھی کاروان تلنگانہ کے پورے ڈسٹرکٹس کے اندر ہوتا ہوا پیداپلی کو آج پہنچا۔ تمام اضلاع کے اندر کانفرنسز، پبلک گیدرنگز اور انٹلیکچوئلس کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہو رہے تھے۔ آج پیداپلی کے اندر بھی یہاں پر ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی، جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر یہاں کے لوگ شریک ہوئے۔ یہ جو مائل سٹونز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کانفرنسز کا، اس کا اختتام تلنگانہ کی اسٹیٹ کانفرنس کے طور پر 22 اور 23 اکتوبر کو حیدرآباد کے ایگزیبیشن گراؤنڈس کے اندر ہونے والا ہے، جس کی تھیم اگنائٹنگ چینج ہے۔ ملک کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حالات بہت زیادہ تشویشناک بھی نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مایوسی سے لوگوں کو نکال کر ایک وے فارورڈ دینا اور امید دلانے کا کام اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پچھلے 40 سال سے کرتے آ رہی ہے، اور اس موقع پر اس کو اور نئی انرجی کے ساتھ میں پیش کرنے کا کام اور لوگوں کو امید دلانے کا، لوگوں کو انلائٹن کرنے کا، انگیج کرنے اور امپاور کرنے کا کام SIO اس کانفرنس کے ذریعے سے کرنے والی ہے۔ اور تمام لوگوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے توقع ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اس کانفرنس کے اندر شامل ہوں گے۔ 22 کو ایکسپو ہوگا، جس کے اندر مختلف ماڈلز کے ذریعے سے جو کنٹمپرری ایشوز ہیں ان کے حل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے آرٹس کے اور بہت سارے گیلریز ہیں، جس کے اندر بہت سارے موضوعات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ سیشنز ہوں گے ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، طلبہ مدارس کے لیے، جو 22 کے دن ہوں گے، اور 23 کے دن پبلک گیدرنگ ہوگی، جس کے اندر نیشنل بہت سارے اسپیکرز کو ہم انوائٹ کیے ہیں، جو وے فارورڈ دینے کا کام انشاءاللہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سال SIO کے مکمل ہونے پر ہم نے ایم بی گارڈن پر 15 اکتوبر سیٹرڈے کے دن ڈسٹرکٹ کانفرنس رکھا گیا تھا، جس میں امیر حلقہ محترم جناب
आम आदमी पार्टी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जानिब से पराठे पर 18% GST लगाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि अंग्रेज़ों ने भी खाने पीने की अशिया पर इस तरह का टैक्स नहीं लगाया। वाज़ेह रहे कि अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने हाल ही में कहा है कि रोटी, चपाती और पराठे एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए पराठों पर 18% GST लगाना चाहिए। इसी तनाजुर में केजरीवाल ने मजम्मत करते हुए कहा है कि GST भी मुल्क में महंगाई की एक अहम वजह है। खाने पीने की अशिया पर भी इस टैक्स की वजह से बहुत से लोग परेशानी का शिकार है। जहाँ तक मुझे मालूम है, अंग्रेज़ों ने भी खाने पीने पर इस तरह का टैक्स नहीं लगाया। मगरबी बंगाल के कोलकाता में पुलिस ने एक कार से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी जब्त कर ली है। ये नकदी हावड़ा में धोखाधड़ी और जालसाजी के इल्ज़ाम में एक शख्स की कार से जब्त की गई थी। मुलजिम के खिलाफ हिल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद महकमे सुराग रसां ने तहक़ीक़ात का बेड़ा उठाया और छापा मारा। असल मुलजिम शैलेश पांडे मफरूर बताया गया है। पुलिस ने कैनरा बैंक इंडिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। बैंक हुकाम ने शुबा होने पर एक मखसूस अकाउंट में लेन देन की सरगर्मियों पर नज़र रखी और बैंक अथॉरिटी ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। महकमे सुराग रसां ने तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिम की गाड़ी से जेवरात और हीरे समेत भारी रकम जब्त कर ली है। कांग्रेस के सदारत इंतखाबात पीर को होंगे। पार्टी सदर के ओहदे के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। फिलहाल कांग्रेस के साबिक सदर और अहम रहनुमा राहुल गांधी कर्नाटक में जारी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ़ है, लेकिन ऐसे में क्या वो वोट डालेंगे, एक सवालिया निशान है। AICC कम्युनिकेशन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस तनाजुर में जवाब दिया। कर्नाटक के बेलारी में भारत जोड़ो यात्रा कैंप साइट पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो सदारती इंतखाब में वोट देंगे। जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा है कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में हिस्सा लेने वाले 40 दीगर नुमाइंदे भी यहां अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नौजवान नस्ल को सिर्फ तालीम देकर सनद याफ्ता बनाना मकसद नहीं, बल्कि इन्हें खुद कफील बनाना चाहिए। डायरेक्टर सेक्रेटरी विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बिल्किस फौजीन का बयान। विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 14वें ग्रेजुएशन डे सालार मिल्लत मेमोरियल ऑडिटोरियम खिलवत उर्दू मस्कन में मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चांद मीनार मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर तालिब इल्मों को मोमेंटो दिए गए। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की तालीम की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा है कि नौजवानों के लिए हुसूल तालीम ज़रूरी है, मगर लड़कियों और ख़वातीन का तालीम हासिल करना सारे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाना है। इन्होंने कहा है कि असातिज़ा जिस मुल्क में होंगे, इस मुल्क की कभी भी तबाही नहीं हो सकती। इस मौके पर हल्का असम्बली चांद मीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने कहा है कि इस मुल्क में तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर ख़वातीन को। इस मौके पर बिल्किस फौजीन करस्पॉन्डेंट डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज इनके कॉलेज का 14वां ग्रेजुएशन डे था। इन्होंने कहा है कि 18 साल से वो तालीमी मैदान में काम कर रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि 2005 में कॉलेज शुरू किया गया था और 2007 में डिग्री कॉलेज शुरू किया गया। इनका मकसद स्कूल ड्रॉप आउट नौजवानों और लड़कियों को और जो कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, फ़ीस नहीं दे सकते, इनको तालीम याफ्ता बनाना ही मकसद है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इनके कॉलेज का मकसद तालिब इल्मों को सनद याफ्ता बनाना नहीं है, बल्कि उनको मुख्तलिफ शोबों में तालीम देना और ख़ुद कफील बनाना है। पैदा होता है और अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, खुसूसकर इस मुल्क के अंदर तो तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और खुसूसकर हमारी बहनों को, चूँकि आप देख रहे हैं कि तरीके से नए नए क़वानीन निकाले जा रहे हैं, बुरखे के ताल्लुक़ से, स्कार्फ़ बनने के ताल्लुक़ से। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के ऊपर और बहुत सारे मज़ालिम ढाए जाएंगे। हमको अभी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ताकत के मानने वाले हैं। हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आज ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट्स आ गए, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, तालीम के मामले में यकीनन हम लोग वही लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें तालीम मिल सकती है। तालीम एक बहुत बड़ा सपना है,
اس کی مثال کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی. اور ٹیچرس یقیناً ہمارے لیے فرشتے کے مانند ہیں. وہ لوگ اپنے بچوں کی طرح آپ کو تعلیم دیتے ہیں. ہم ان کا بہت احترام کرنا چاہیے. ایک بات سنانا چاہتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب بہت زیادہ ایٹم بم اس ملک پر پڑے تھے, وہاں جب ایک میٹنگ ہوئی, وہاں کہا گیا کہ ہمارے فوجی مر چکے ہیں, پراپرٹی تباہ ہوئے, اور ہمارے ٹیچرز محفوظ ہیں. جس ملک میں ٹیچرز رہتے ہیں وہ ملک ترقی کر سکتا ہے. تو اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں تعلیم کی اہمیت. تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے لیے. آج کل تو خاص طور سے ہمارے کیبنٹ کو تعلیم کی ضرورت ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلقیس فرزین ویژنری جونیئر ڈگری کالج کی کرسپونڈنٹ ڈائریکٹر. الحمدللہ آج 14th گریجویشن ڈے سیریمنی تھا ہمارے کالج کا. لاسٹ 18 ایئر سے ایجوکیشن فیلڈ میں ورک کر رہی ہوں. میں اپنی لائف ایز اے سوشل ورکر اسٹارٹ کی تھی, لیکن میں مطمئن نہیں بھی تھی کہ ٹیلرنگ, کارچوب وغیرہ اس سے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنی قوم کو تعلیم سے آگے لے کے جا سکوں. اسی مقصد سے الحمدللہ پہلے وومنس کالج اسٹارٹ کی تاکہ لڑکیوں کو تعلیم دلا سکوں, اور الحمدللہ ان کو ترقی کے لیے انہوں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا یہ سوچ کے. لیکن اس کے بعد آج کل کے نوجوان جو پھر رہے ہیں 10th انٹر فیل کر کے, ایسے اسٹوڈنٹس کو جس کے پاس فیس نہیں ہے یا گورنمنٹ کالج میں سیٹ نہیں ملتی, ویسے اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ کر کے کنونس کر کے ڈور ٹو ڈور سروس کر کے الحمدللہ میں اسکول اپنا کالج اسٹارٹ کی ہوں 2005 میں. اس کے بعد 2007 میں اپنا ڈگری کالج اسٹارٹ کی ہوں. میری انٹینشن ایک ہی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکوں. اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی ہے تعلیمی یافتہ بناؤں, سند یافتہ نہیں بناؤں, اور ان اپنے اسکل سے جاب اورینٹیڈ کورسز جو ہے ووکیشنل کے کمپیوٹر سائنس, انجینئرنگ, لیب ٹیکنیشین, نرسنگ, فزیوتھراپی, یہ کورسز سے جاب اورینٹیڈ بنے اور وہ الحمدللہ بے روزگاری سے دور رہے. اس کے بعد ڈگری اسٹارٹ کی ہوں. ڈگری میں BCom جنرل, کمپیوٹرز, BBA, BCA, BSc الحمدللہ کورسز ہیں میرے پاس. جو BCA کورس آج کل کے نوجوان کے حساب سے بہت زیادہ ترقی یافتہ کورس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورسز کرنے کی وجہ سے الحمدللہ ابراڈ میں بچے جا کے اپنی زندگی بنا رہے ہیں, اچھے سے تعلیم حاصل کریں. اگر اسٹوڈنٹس اگر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری قوم میں بھی ترقی ہوں گی اور ہمارے دیش کو بھی ترقی ہوں گی, اور ہماری کوششوں کو اللہ کامیاب کرے, یہی دعا ہے. اور میڈیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں جو آئے اور بچوں کی ہمت افزائی کیے ہیں. شکریہ. کتنے اسٹوڈنٹس کو آج 150 اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ فیلسٹیٹ کیے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کچھ یوتھ کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ نیو جنریشن یوتھ کے لیے میں ایک ہی میسج دوں گی سر, علم ضروری, علم کے ساتھ ساتھ علم کی کمی ہے, تربیت اچھی ہے تو الحمدللہ وہ شخص کامیاب ہو سکتا, تربیت اس کو کور کر سکتی. لیکن اگر علم زیادہ حاصل کر لیا لیکن تربیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہے. تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہے. تعلیم ہی ضروری نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. ہمارے حسن اخلاق ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھنے کے لیے, اب جیسا کئی ابراڈ کنٹریز میں جاتے ہیں آپ دیکھیے فارینرز اتنے پولائٹلی بات کرتے ہیں جو ہماری جنریشن میں نہیں ہے. جو میں پورے جنریشن کو, ان کے پیرنٹس کو ایک ہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کو اپنے صحیح سے تربیت دیے اور اچھے سے ان لوگوں کو دوسروں کی عزت دینا, عزت کرنا, یہ چیز سکھائیں پیرنٹس, اور یہ اسی سے انشاءاللہ زندگی میں کامیابی حاصل ہوں گی. پولیس جو لوگوں کی حفاظت کرتی ہے وہی جرائم انجام دے رہی ہے. 2 پولیس اہلکاروں نے 2 دیگر مردوں کے ساتھ ایک شخص کو مارا پیٹا اور اغوا کر لیا. 5 لاکھ ادا کرنے پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دی اور اس شخص سے 1.5 لاکھ روپے وصول کے متاثرہ شخص نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے. یہ افسوسناک واقعہ قومی راجدھانی دہلی میں پیش آیا. متاثرہ شخص دہلی کے شاہدرہ علاقے میں GTB انکلیو کا رہائشی محکمہ انکم ٹیکس میں سیلز ٹیکس ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. وہ رات کو اپنی کار میں گھر واپس ہو رہا تھا. شاہدرہ فلائی اوور پر سفید رنگ کی کار نے ان کی گاڑی کو روک لیا. 3 آدمی ان کی گاڑی کے پاس آئے اور اس کی پٹائی کی. اسے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا. ایک شخص نے بتایا ہے کہ وہ کرائم برانچ کا پولیس اہلکار ہے. ایک اور شخص نے بندوق نکالی اور دھمکی دی. اس شخص نے پرس سے 35,000 روپے لے لیے. اس نے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا. بصورت دیگر جھوٹا مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کی دھمکی دی. پولیس نے تفتیش کے بعد 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جس میں 2 کانسٹیبل سندیپ اور رابن سیما پوری پولیس اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں اور دوسرا شخص واحد ہے. دہلی پولیس کا ایک اور کانسٹیبل امیت سیما پوری کا گورو عرف انا مفرور ہے. تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ کانسٹیبل امیت اس اغوا کا ماسٹر مائنڈ تھا. SI لیول کے ایک پولیس افسر بھی اس جرم میں ملوث ہونے کا شبہ ہے اور اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے.
वजीर अफजाइश मवेशी तल्लासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मुंगोड़ के वोटर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के शुरू करदा प्रोग्रामों के साथ टीआरएस उम्मीदवार को वोट देंगे। इन्होंने चैलेंज किया कि कुसुकुंडला प्रभाकर रेड्डी की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। मुंगोड़ जिमनी इंतखाबात में हुसूल कामयाबी के लिए नामपल्ली के कई वार्डों में पदयात्रा और घर घर मुहिम चलाई गई। इन्होंने आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि पेश की। बादजा मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना वो हुकूमत है जो मुल्क में मिसाली नज़्म व नस्क फराहम कर रही है। हल्के मुंगोड़ की तरक्की KCR ही से मुमकिन है। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे बिजली, मिशन भगीरथा, तनख्वाहें, मुलाजिमत और रोज़गार के मौक़े को सिर्फ तेलंगाना में कामयाबी के साथ नाफिज किया जा रहा है। CM KCR ने कहा है कि पिछले 8 सालों में इन्होंने अवाम के लिए अच्छे प्रोग्राम किए हैं। బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్పందన ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తున్న స్పందన చూసి హైదరాబాద్ లో కూర్చొని టీవీలు చూస్తే, పేపర్లు చూస్తే మాత్రం ఇంకో రకంగా ఉంది. ప్రజలలో చాలా స్పష్టత ఉన్నది. మాకు ఏది జరిగినా KCR గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే జరిగింది అనే స్పష్టత చాలా. మీరు 100% మనం తిరుగుతుంటే అందరూ అదే మాట్లాడుతారు. బిడ్డ నాకు పెన్షన్ వచ్చింది, మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది, మాకు తాగడానికి మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయి, మాకు రైతు బంధు వచ్చింది, రైతు బీమా వచ్చింది, రైతు బీమాలో 5 లక్షలు నాకు వచ్చినాయని చెప్పి దగ్గర 5-6 మంది నాకు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే స్పష్టంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే చేయగలుగుతుంది, ఈ గులాబీ జెండానే చేయగలుగుతుందని స్పష్టత ప్రజలలో ఉన్నది. బట్ ఆడ కూర్చొని హైదరాబాద్కి చూస్తే, టీవీలలో చూస్తే ఏదో జరిగిపోతుంది, ఏదో పెద్ద కాంపిటీషన్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే మాటల తూటాలు పేల్చినట్టు అట్లేం లేదు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు గతంలో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలకు నిధులు ఎందుకు విడుదల చేయాలి? అంటే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేని గెలిపిస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందా? చేతగాని నాయకులు మాట్లాడే మాటలు. తెలంగాణని ఒక యూనిట్ గా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేసారే తప్ప ప్రతిపక్షం ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు అని చెప్పి అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగకుండా ఉండాలనేది తెలంగాణని ఒక యూనిట్ గా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేసారే తప్ప ప్రతిపక్షం ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు అని చెప్పి అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగకుండా ఉండాలనేది ఏ కోశాన లేదు. ఒకటి. రెండోది, ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ కు 5 కోట్లు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో. సంవత్సరానికి 5 కోట్ల రూపాయలు ఆ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి, ఆ పట్టణంలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ మీద అందరు ఎమ్మెల్యేలకు మాకెట్లు వస్తుందో రాజగోపాల్ రెడ్డికి అట్లే వచ్చింది. అతను చేత కాదు, చెయ్యలేక. రెండోది ఏంటంటే ఈ నియోజకవర్గానికి రాక ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలే తప్ప. రెండోది, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఉంటే ఇప్పుడు ఇంత తిరుగుతున్నాం కదా, వాళ్ళు చెప్పాలి కదా, సార్ ఈ 3.5 ఏళ్ల నుంచి మాకేం డెవలప్మెంట్ ప్రభుత్వం ద్వారా రాలేదు, మాకు పెన్షన్ రాలేదు, ఆరోగ్యశ్రీ రాలేదు, చెప్పాలి కదా వాళ్ళు. हल्का असम्बली नामपल्ली के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ दुकानदारों को ऑपरेशन रूप में पुलिस से ताउन करने की दरख्वास्त की है। ऑपरेशन रूप नए ट्रैफिक कवायद के मिलते आज हल्का असम्बली नामपल्ली के दक्कनी असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर नामपल्ली के साथ हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों से मुलाकात करते हुए फुटपाथ पर दुकानात का सामान ना रखने की दरख्वास्त की और कहा है कि आप लोग फुटपाथ पर अपने दुकानात का सामान ना रखें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑपरेशन रूप के नाम से ट्रैफिक कवायद और फुटपाथ पर सामान रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दुकानदारों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी दुकानात का सामान अपनी दुकानात के अंदर रखें, फुटपाथ पर ना रखें और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली रखें। पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में रोप के नाम से पूरा टोटल जितने भी इंक्रोचमेंट रहते हैं, यानी रोड के ऊपर जो शॉप रखने के बावजूद भी आगे आते और ऐसे बंडियां जो रोड पे आके ठहरते, उसके लिए एक ड्राइव चल रही थी। उस ड्राइव के अंदर लोगों को चालान किया जा रहा था। उसी के सिलसिले में एक एरिया में हमारे पास मेहदीपट्टनम आसिफ नगर रोड के ऊपर आज जो ड्राइव कर रहे थे, तो जैसे ही नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि जाकर देखिए। तो मैं आया, इंस्पेक्टर ट्रैफिक आसिफ नगर साहब के साथ में उनकी पूरी टीम थी और हमारी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नामपल्ली के कारपोरेटर्स मौजूद थे। हमने ये आकर कहा कि इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि एक मरतबा हम सबको एक्सप्लेन कर देते, आप मेहरबानी करके चालान मत करिए, क्योंकि गरीब आदमी को मालूम नहीं है। एक ज़माने से इसी तरीके से कारोबार कर रहे थे, जिसके लिए तो इंस्पेक्टर साहब ने पूरा मेहदीपट्टनम से आसिफ नगर तक आए। जितने लोग दुकानों के अलावा दुकानों के बाहर 10 फीट 15 फीट अपने जो भी सामान रख रहे थे, उन सबको हमने कहा
कि भाई आप मेहरबानी करके अपना अपना सामान अपनी दुकानों में रख लीजिए। इसके लिए आज चालान नहीं होगा, क्योंकि हम इंस्पेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किए, उन्होंने ठीक है बोल के एग्री किए हैं। इसके बाद में मैं तमाम लोगों से यह अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि अब आप फ्री फ्लो ट्रैफिक के लिए आप लोग को भी कोऑपरेट करना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि आज ट्रैफिक का भी इतना बड़ा मसला हो गया है। कई लोग बीमार रहते हैं, रास्ते में उनके गाड़ियाँ स्ट्रक हो जाते हैं, कई लोग को जल्दी कहीं जाना रहता। ऐसे सब के ऊपर आप अपना कारोबार करिए, आपके कारोबार में कोई मदाखिलत नहीं होगी, मगर रोड पे जो अपन आगे आ जा रहे हैं उसको एहतियात करें तो बेहतर है। 1-2 दिन के बाद उसके बाद में अगर इन लोग अगर फ़र्ज़ करिए किसी वजह से फिर दोबारा आप लोग आगे बढ़ के आएंगे तो पुलिस वाले चालान करेंगे, वैसे टाइम के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएंगी। मैं तमाम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम व्यापारियों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और तमाम बंडी वालों को, आप अपने हुदूद में रहिए। जितने भी ये बंडी के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं, उनसे अदबन दरख्वास्त है कि आप अपने हुदूद में रहिए। हुदूद में आप रहेंगे तो कोई ट्रैफिक पुलिस कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। आप हुदूद से आगे निकलेंगे तो आपको चालान होगा। मैं फिर एक मरतबा हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और ट्रैफिक के तमाम अमला का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज हमारे नुमाइंदगी के ऊपर आज चालाना नहीं किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम भी आपको सपोर्ट करेंगी और आप जिस तरीके से बताए हैं उसमें हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्सिको के एक बार में आज एक मसलह शख्स ने फायरिंग कर दी है। इस वाक़े में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में 6 ख़वातीन भी शामिल है। हुक्काम ने इसकी तस्दीक की है। इन्होंने कहा है कि मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फायरिंग की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। इधर मैक्सिको में बंदूक बरदारों के हमलों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह के दौरान इस नौइयत का ये दूसरा वाक़या है। एक माह से भी कम अरसे क़ब्ल जुनूब मगरबी मैक्सिको में फायरिंग के एक और वाक़े में मेयर समेत 12 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कल रात गरज और चमक के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब दाएवाड़ा हल्के कारवान में बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें मस्जिद बिलाल का एक मीनार शहीद हुआ। आसपास के मकानात के टीन शेड और बरक़ी अशिया को भी शदीद नुकसान पहुंचा। घरों के दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। हल्का असम्बली कारवान के कांग्रेस कायद उस्मान अल हाजरी ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया और तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मस्जिद बिलाल के ऊपर हूँ, जो दाएवाड़े में है, कारवान में। कल रात की शदीद तरीन बारिश और बिजली की कड़क जो हुई, तो यहाँ पर इस मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुँचा और आसपास के घरों के टीन फुट गए, कई फैंस जल गए और फ्रिजेस वगैरह इलेक्ट्रिक के जो भी घरों में सामान रहते वो तकरीबन उनको नुकसान पहुंचा। ये मस्जिद का जो मीनार है ना, मीनार देखिए, ये मीनार मस्जिद का कल रात में तकरीबन 12:30 पौन बज रहा था। ये बिजली का ये कड़क से जो बिजली गिरी तो ये मीनार जो है ना टूट गया, जिसकी वजह से ये सामने हमारे जहांगीर भाई का मकान है, उनका वो टीन देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये टीन जो सामने है वो टीन टूट गया। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से ये मीनार के टुकड़े हैं। ये वालेकुम सलाम बेटे, ये मीनार जो है ना ऊपर का वो जो गिर गया था, वो मीनार को ये इस टांकी के ऊपर गिरा। ये टांकी भी यहाँ से तड़क गई। ये और दीगर चीज़ें, वो सामने का मकान का देखिए ये टीन भी फूट गया। काफ़ी ख़तरनाक लोग जो यहाँ के, अल्लाह रहम फरमाया, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो नज़र आ रहा है खुला आपको वो टीन जो टूट गया। इसके जो मीनार के यानी परख्चे उड़ गए ऊपर के मीनार के, वो आसपास के वहाँ पर वो सामने एक दुकान है, किराना शॉप है, वहाँ भी असबेस्टास का है, उनके टीन को भी नुकसान पहुँचा। टीन फुट गया उनका। ये तो टीन आप देख रहे हैं, ये गरीब मोहल्ला है,
अल्लाह खैर। आम आदमी पार्टी गुजरात में कदम जमाने के लिए मुनज़्ज़म तौर पर आगे बढ़ रही है। इंतखाबी शेड्यूल से कबल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाता है। अब तक 4 आसामियों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। हाल ही में आज 5वें रिलीज़ में 12 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। झाझा असेंबली हल्के से राजेश पंडोरिया, इधर से जयंती भाई प्रणामी, नुकुल से अशोक गजेरी, साबरमती से जसवंत ठाकुरी, टंकारी से संजय भट्ट, कोटारी से वलजी भाई मकोना, मधुआ से रवेजी भाई और मधुआ से उदय सिंह और दीगर नामों का ऐलान किया है। 2017 में मुनक़्क़िद शुदीन इंतखाबात में इन 12 से 2 सीटों पर कांग्रेस और 10 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी पर इन्हीं के पार्टी लीडर तनकीद कर रहे हैं। जहां कई अरकान पार्लियामेंट पहले ही बीजेपी की पॉलिसियों और तरक्कियों पर तनकीद कर चुके हैं। अब यूपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। बृजभूषण सिंह जो 6 बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं, फ़िलहाल कैसरगंज के हलक़े से लोकसभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अगर रियासत उत्तर प्रदेश सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार है तो हुकूमत ने अवाम को खुदा के रहम व करम पर छोड़ दिया है। इन्होंने कहा है कि सैलाब पर काबू पाने और अवाम के लिए रिलीफ प्रोग्राम नाक़िस है और इसी तरह के इंतज़ामात इन्होंने कभी नहीं देखे। ये अफसोसनाक बात है कि योगी हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं है। निज़ामबाद ज़िले में आज सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। 2 आरटीसी बसें कौमी शाहराह पर ज़िले हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर 2 मुकलूरू मंडल के चन्नापुर गांधी में आपस में टकरा गई। वरंगर ओकटूरू डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली आरटीसी बस को निज़ामबाद डिपो की आरटीसी बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 बसों में सवार 15 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को निज़ामबाद के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतक़िल किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह तेज़ रफ्तार ड्राइविंग है।